वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 यानी क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो कि है उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं हिंदी में इसको, उपसह संयोजन यौगिक। अब ये क्या होते हैं उपसह संयोजन यौगिक? आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में बड़ा ही आपको इंटरेस्ट आएगा और ये चैप्टर कुछ अलग तरीके की जानकारी देता है। जैसे कि आप लोग आगे चैप्टर में अपने सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। उपसह संयोजन, जैसे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है उपसह संयोजन। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा कि उपसह संयोजन बंध के बारे में। उपसह संयोजन बंध किसे कहते हैं? ऐसे बंध जिसमें कोई एक परमाणु अपने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु के साथ शेयर करता है, ऐसे बंध को हम उपसह संयोजन बंध कहते हैं। और उपसह संयोजन बंध को हम एरो से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई एक परमाणु ए जो बी को अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उनके बीच एक बंध बन रहा है जिसे हम कहेंगे उपसह संयोजन बंध। इसको हम लोग कहेंगे उपसह संयोजन बंध। यानी ऐसे यौगिक जिसमें उपसह संयोजन बंध पाए जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। अब ये यौगिक एक विशेष प्रकार की संरचना में लिखे जाते हैं, विशेष प्रकार के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें K4 और फिर बड़ा कोष्टक बनाएंगे और FeCN6, ये एक उपसह संयोजन यौगिक है। अब हम इसमें लिखे हुए या इसमें लगे हुए परमाणुओं के बारे में जान लेते हैं, किसको क्या कहा जाता है। तो जो बाहर ये परमाणु लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन या हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं प्रति आयन। प्रति आयन। और इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या शार्ट में इसको आप लोग CMA भी कह सकते हैं, या हिंदी में इसको केंद्रीय परमाणु कहा जाता है, या पूरा लिखें तो केंद्रीय धातु या धात्विक परमाणु। और ये जो कोष्टक में लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं लिगैंड, या हिंदी में भी इसको कह सकते हैं लिगैंड, या कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा लिगैंड। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी उपसह संयोजन यौगिक को लिखा कैसे जाएगा, वो आपको किस तरह से दिखाई देगा बुक में लिखा हुआ, वो इस तरह से मिलेंगे जिसमें इतने पार्ट होते हैं। एक होता है काउंटर आयन जिसे या प्रति आयन कहते हैं, जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है। बड़े कोष्टक के अंदर आपको दो प्रकार के परमाणु दिखेंगे, जिसमें से एक परमाणु को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा जो छोटे कोष्टक के अंदर लिखा गया होता है उसको हम लोग कहते हैं लिगैंड। अब इसमें होता क्या है, और अगर हम बड़े कोष्टक की बात करें तो इस कोष्टक को हम लोग कहते हैं गुरु कोष्टक। गुरु कोष्टक, या इसी को हम लोग उपसह संयोजन सत्ता भी कहते हैं। उपसह संयोजन सत्ता, या अंग्रेजी में लिखें तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि किसी भी उपसह संयोजन यौगिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि ये होते क्या हैं। अच्छा, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जितने भी उपसह संयोजन यौगिक हैं, जितने भी उपसह संयोजन यौगिक हैं, उपसह संयोजन यौगिक
ये सभी यौगिक एक प्रकार के साल्ट हैं, साल्ट यानी कि नमक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं ये सभी एक प्रकार के लवण होते हैं। इससे पहले आपने सीखा होगा या पढ़ा होगा कि नमक के प्रकार, जो कि 10th में शायद आपको मिलता है, नमक के प्रकार। तो सबसे पहला जो नमक का प्रकार होता है वो होता है सिंपल साल्ट, यानी सामान्य नमक। और जो दूसरा होता है वो डबल या मिक्स साल्ट, एक साथ कर लेंगे आप लोग, मिक्स्ड साल्ट। मतलब जिसमें अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो सिंपल, अच्छा तीनों पहले लिख लेते हैं एक बार। और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो जो सिंपल साल्ट होते हैं इसमें आप लोगों का सबसे पहले जो साधारण नमक हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, NaCl, KCl, MgCl2, CuCl2, FeCl3 या FeCl2, ZnCl2, ये सब आते हैं सिंपल साल्ट। इसे सिंपल साल्ट क्यों कहा जाता है, इसको पहचानेंगे कैसे? ऐसे साल्ट जो पानी में डालने पर केवल 2 ही प्रकार के आयन देते हैं। अब जैसे अगर आप इसको पानी में डालेंगे, आयरन क्लोराइड को या FeCl3 को, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? पानी में मिलाने पर आपको एक Fe3+ का आयन मिलेगा धनायन के रूप में, और 3 Cl- के आयन मिलेंगे। तो इसमें कुल कितने प्रकार के आयन मिले? एक आयरन का आयन मिला यानी फेरस का आयन मिला, और दूसरा क्लोरीन का आयन मिल गया आपको। तो इस प्रकार के साल्ट को हम लोग सिंपल साल्ट या सामान्य लवण कहते हैं। दूसरा होता है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट में क्या होता है, जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, फिटकरी। फिटकरी उपयोग भी आप लोगों ने इसका किया होगा, फिटकरी। इसका फार्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, यानी जो 24H2O लगा है ये नमी होती है जो फिटकरी के अंदर रहती है। तो अगर आप इसको पानी में डिजोल्व करो तो आपको कितने प्रकार के आयन मिलेंगे? 2 से ज़्यादा प्रकार के। एक तो आपको पोटेशियम मिलेगा धनायन के रूप में, सल्फेट मिलेगा ऋणायन के रूप में, दूसरा एल्यूमिनियम मिलेगा आपको धनायन के रूप में, और फिर से सल्फेट आपको मिल जाएगा ऋणायन के रूप में। तो इसलिए अब इसमें देखो आप, ये K2SO4 एक साल्ट है, Al2SO4 दूसरा साल्ट है, और दोनों साल्ट आपस में मिक्स होकर के एक नया साल्ट बना रहे हैं जिसे हम लोग फिटकरी कहते हैं। तो इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के साल्ट आपस में मिले होते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड साल्ट कहा जाता है। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, और जिसके अंतर्गत आते हैं उपसह संयोजन यौगिक। इसके अंतर्गत आएंगे उपसह संयोजन यौगिक। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा कि कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है या उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। उपसह संयोजन यौगिक के सभी पार्ट को हमने बता दिया। इसको काउंटर आयन या प्रति आयन, इसको काउंटर सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में CMAA या केंद्रीय धातु परमाणु कह सकते हैं। और ये जो छोटे कोष्टक में लिखा गया इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, और जो बड़ा कोष्टक है इसको गुरु कोष्टक, उपसह संयोजन सत्ता या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो इसके बाद आप लोगों को जानना है कि ये जो उपसह संयोजन यौगिक इसे क्यों नाम दिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले एक वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे, और जिनका नाम है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, इन्होंने सबसे पहले उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में जानकारी दी थी, और इन्होंने उपसह संयोजन यौगिकों को लिखने का तरीका बताया था कि हम उपसह संयोजन यौगिकों को किस प्रकार से लिखते हैं। इनको एक बड़े कोष्टक में रखते हैं जिसके अंदर एक केंद्रीय परमाणु होता है, उसके साथ लिगेंड होते हैं। अगर उपसह संयोजन सत्ता पर कुछ धन या ऋण चार्ज होते हैं तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग काउंटर आयन या प्रति आयन जोड़ते हैं या जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से एक उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण होता है। तो अल्फ्रेड वर्नर ने काफ़ी ज़्यादा उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया, और उन्होंने एक बहुत विशेष और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि किसी भी उपसह संयोजन यौगिक के लिए 2 संयोजकताएं होती हैं। यानी उपसह संयोजन यौगिक में जो प्रयुक्त केंद्रीय परमाणु है
अब इसमें केंद्रीय परमाणु इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही परमाणु है जिसकी मुख्य भूमिका होती है उपसह संयोजन के या उपसह संयोजन यौगिक के निर्माण में। तो वर्नर ने क्या बताया कि किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उनकी दो संयोजकताएं होती हैं, एक प्रथम संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। दूसरी हम लिखेंगे द्वितीयक संयोजकता। अब ये प्रथम और द्वितीयक संयोजकता क्या होती हैं इसको आप लोग समझेंगे। यहां पर आप लोग देख लीजिए कि प्रथम संयोजकता क्या होती है। तो किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसकी प्रथम उपसह संयोजन संख्या उस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे अगर आप लोग यहां ध्यान से देखें तो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसको डिटेल में देखेंगे, यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। अगर आप Fe पर लगाएं +2, यानी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है इस उपसह संयोजन यौगिक के लिए। तो यहाँ पर आयरन की प्रथम संयोजकता क्या होगी या प्राथमिक संयोजकता क्या होगी? +2, यानी इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 2। द्वितीयक संयोजकता क्या होती है? अब आप लोग प्राथमिक संयोजकता को बहुत सीधे से बात से कह सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु की प्राथमिक संयोजकता उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। दूसरा है आपका द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता क्या होता है? अब इस केंद्रीय परमाणु से जितने दाता परमाणु, ये जो लिगेंड होते हैं दाता परमाणु होते हैं जो कि अपने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के साथ शेयर करते हैं। तो जितने भी दाता परमाणु इसको यानी जितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को दिए जा रहे हैं उसको हम लोग द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, या इसी द्वितीयक संयोजकता को एक और नाम दिया जाता है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु की कितनी संयोजकताएं होती हैं, तो आपको जवाब देना है कि किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु की 2 संयोजकताएं होती हैं, जिसमें से एक को हम प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ही हम उसकी प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, जबकि केंद्रीय परमाणु के साथ जितने दाता परमाणु या जितने लिगेंड एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु के साथ जितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं उसको हम उसकी द्वितीयक संयोजकता या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग इसकी संरचना के बारे में, और जहां से आपको स्पष्ट होगा कि इसे हम उपसह संयोजन यौगिक क्यों कहते हैं और इसको हम लोग केंद्रीय परमाणु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी की मुख्य भूमिका होती है जिसके कारण किसी उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे जो आयरन है इसके साथ 6 CN यानी साइनाइड जुड़े हुए हैं। तो हम लोग 6 CN और जो कि अपने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच बने हुए बंध को हम लोग एरो से दिखाएंगे, जिसको हम लोग उपसह संयोजन बंध कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 6 साइनाइड को इस तरह से दिखाएंगे कि ये 6 साइनाइड अपने एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन आयरन के साथ शेयर कर रहे हैं। ये हो गए आपके 6 साइनाइड जो आयरन के साथ अपने एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो साइनाइड जो है इस पर एक ऋण चार्ज होता है, जिस पर हम डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। साइनाइड पर एक ऋण चार्ज होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो साइनाइड पर टोटल एक ऋण चार्ज और 6 साइनाइड हैं, तो यहाँ कितना चार्ज हो गया? 6 ऋण चार्ज। अब इस उपसह संयोजक यौगिक में 4 पोटेशियम के आयन लगे हुए हैं, और आपको पता है पोटेशियम धनायन बनाते हैं और पोटेशियम पर एक धन चार्ज होता है। अगर हम यहाँ पर 4 पोटेशियम जोड़ दें, 4K+ अगर हम जोड़ दें इसके साथ, तो यहाँ से 4K+ से 4 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2 माइनस। और जिसको संतुलित करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए आयरन के पास 2 धन चार्ज होना आवश्यक है। अगर कोई भी कंपाउंड उस पर ऋण या धन चार्ज होते हैं, आयन होते हैं, तो वह यौगिक अस्थायी नहीं होता है। अतः इनके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए आयरन के पास
प्रारंभ से ही 2 धन चार्ज उपस्थित होते हैं। अब ये 2 धन चार्ज इस 2 ऋण चार्ज को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल इस पूरे यौगिक पर कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश नहीं रहेगा और इस तरह से एक यौगिक बन जाएगा जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये पूरा डिटेल है। अब आप देख रहे हैं कि जो लिगैंड है, जिसको आपने लिगैंड नाम दिया है, वो केंद्रीय परमाणु को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यानी केंद्रीय परमाणु के पास ऐसे ऑर्बिटल उपस्थित हैं जिसमें उप सहसंयोजन यौगिक के बनते समय जो लिगैंड है जिसने केंद्रीय परमाणु को घेर रखा है या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए इनके पास खाली ऑर्बिटल उपस्थित है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे जिस पर। तो ये पूरा एक बेसिक रहा आपको उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में। इसके बाद और जिसमें आप लोगों ने सीख लिया कि किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक की 2 संयोजकताएं होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है और द्वितीयक संयोजकता को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। इसका निर्धारण लिगैंड जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनके आधार पर करते हैं। तो बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपना एक नोट भी बना सकते हैं और जब आप पढ़ना स्टार्ट किया कीजिए तब आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, जिससे कि आप लोग जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अपने अनुसार एक नोट बनाएं और जो आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में काम आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जिसमें कि बेसिक आप लोगों ने जान लिया है। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कैसे होता है या उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित अन्य बातों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो और आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे आपको कोई भी पैसा नहीं देना। आप केवल अपने मोबाइल में इंटरनेट की व्यवस्था कर लें और फ्री में आप पूरे क्लास को देख सकते हैं। तो अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।